नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। आज शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। आज योग दिवस 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश और दुनिया में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापट्टनम में हैं। यहां पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मैं बीते एक दशक में योग की यात्रा को जब देखता हूं तो बहुत कुछ याद आता है। वो दिन जब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिले। 21 जून को तब कम से कम समय में दुनिया के 175 देश हमारे इस प्रस्ताव के साथ खड़े हुए। उन्होंने आगे कहा कि आज की दुनिया में ऐसा समर्थन सामान्य घटना नहीं है। ये सिर्फ एक प्रस्ताव का समर्थन भर नहीं था, ये मानवता के भले ही दुनिया का सामूहिक प्रयास था। आज 11 साल बाद हम देख रहे हैं कि योग दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जीवन शैली का हिस्सा बन चुका है। मुझे गर्व होता है जब मैं देखता हूँ कि हमारे दिव्यांग साथी योग शास्त्र पढ़ते हैं, वैज्ञानिक अंतरिक्ष में योग करते हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा, जब व्यक्ति अपने हित से ऊपर उठकर समाज के लिए सोचता है तब पूरी मानवता का हित होता है। भारत की संस्कृति हमें सिखाती है सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी का कल्याण ही मेरा कर्तव्य है। मैं से हम की यात्रा ही सेवा, समर्पण और सह अस्तित्व का आधार है। दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तनाव से गुजर रही है और कितने ही क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग से हमें शांति की दिशा मिलती है। योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। साथियों, नेशनल आयुष मिशन के जरिए भी योग और वेलनेस के मंत्र को आगे बढ़ाया जा रहा है। और अगली बड़ी खबर, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बता दें, इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने योगा अभ्यास किया। सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी योगा अभ्यास में शरीक हुए। गोरखपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना इच्छाओं की पूर्ति की पहली शर्त है। योग से आध्यात्मिक विकास भी संभव है। योग को ऋषि परंपरा बताया, जिसे वेद पुराणों ने जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने लोक कल्याण के लिए आत्म कल्याण के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया है। बताते चलें, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस मौके पर गोरखपुर में सीएम योगी ने योग अभ्यास किया। सीएम योगी के साथ कई मंत्री भी अभ्यास में शरीक हुए। गोरखपुर में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना इच्छाओं की पूर्ति की पहली शर्त है। योग से आध्यात्मिक विकास भी संभव है। इस योग को ऋषि परंपरा भी बताया है, जिसे वेद पुराणों ने जीवित रखा है। उन्होंने कहा कि भारत ने लोक कल्याण के लिए आत्म कल्याण के माध्यम से विश्व कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। और अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी के बाद दाखिल की गई थी। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलम, जो पाकुड़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 15 मई 2024 से हिरासत में हैं। उन पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मनचाही कंपनियों को ठेके दिलवाए और इसके बदले कमीशन भी लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने की। उन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
जांच की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से हुई, जिन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा था। इसके बाद ईडी ने दिल्ली, रांची, पटना और जमशेदपुर में राम और अन्य अभियंताओं के ठिकानों पर छापेमारी की। इसी के साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमसे जुड़े हैं। आपसे जानेंगे, कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, क्या लगता है उनको कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद है? देखिए सपना, टेंडर घोटालों के जरिए करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। ईडी की ओर से बहस होने के बाद जो है जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट में उनको फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। देखिए, ये जो लगातार जो उन पर ये ईडी की जो दबी से रही है और जो है टेंडर घोटाला जो हुआ है उसमें उसके जो आरोपी रहे हैं, तो तमाम जो उनके यहाँ जो कैश पकड़े गए थे, वही भारी भरकम रुपया जो है उनके यहाँ जो पकड़ा गया था, तो ये जो तमाम और वो जो चीफ इंजीनियर हैं वीरेंद्र राम, और वो इस ढेर सारी चीजें हैं जो ऐसा लगता था कि एक ऑफिस बना के जो है ये इन लोग टेंडर के घोटाले करते थे और उसके आरोपी जो है आलमगीर आलम के भी, तो उस पर जो है वो जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने वो फैसला सुरक्षित रखती है। अमूमन देखने से तो ऐसा लगता है कि इनकी जो हाईकोर्ट की बेल की जो है वो बेल मिल पाती है कि नहीं, ये तो भविष्य का गर्व आने वाले दिनों में बताएगा। लेकिन जो स्थिति लगती है कि उनको बेल मिलने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जितने भी आरोपी हैं वो अब तक बंद है और कुछ और भी एक दो और आरोपी हैं जो अब तक सलाखों के पीछे नहीं पहुंचे हैं। तो इससे लगता है कि शायद इसमें कुछ वैसी बातें हों जिससे कि उनको बेल में मिलने में कठिनाई हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अजय सिंह, यह जानकारी हमें देने के लिए। बताते चले, मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने की, जिन्होंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। जांच की शुरुआत ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम की गिरफ्तारी से हुई, जिन्हें ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पकड़ा था। इसके बाद ईडी ने दिल्ली, रांची, पटना और जमशेदपुर में राम और अन्य अभियंताओं के ठिकानों पर भी छापेमारी की। झारखंड हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम द्वारा दायर जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है। ये याचिका प्रवर्तन निदेशालय द्वारा टेंडर घोटाले में गिरफ्तारी के बाद दाखिल की गई थी। पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलम, जो पाकुड़ से 4 बार विधायक रह चुके हैं, 15 मई 2024 से हिरासत में हैं। उन पर ईडी ने आरोप लगाया है कि उन्होंने मनचाही कंपनियों को ठेके दिलवाए और इसके बदले कमीशन भी लिया। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की एकल पीठ ने की। देहरादून से हेली कंपनियों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। बताते चले, हेलीकॉप्टर हादसे के 6वें दिन भी केदार घाटी के अलग अलग हेलीपैड से 6 कंपनियों के हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ के लिए उड़ान नहीं भरी। इस कारण यहां केदार घाटी और केदारनाथ हेलीपैड पर सन्नाटा पसरा रहा। 6 दिनों में 5400 से अधिक यात्रियों के टिकट रद्द किए जा चुके हैं। यहां बार बार मौसम बदल रहा है। अब मानसून की दस्तक के साथ ही 22 जून को सभी हेली कंपनियां लौट जाएंगी। इस वर्ष 2 मई से शुरू हुई केदारनाथ यात्रा में यूकाडा और डीजीसीए ने थम्बी एविएशन, हिमालयन हेली एविएशन, ग्लोबल वेक्ट्रा, एरो क्रिस्टल, आर्यन हेली एविएशन, ट्रांस भारत और पवन हंस हेली एविएशन को हेलीकॉप्टर उड़ान की अनुमति दी गई थी। 2 मई से 14 जून तक हेलीकॉप्टर से 5,56,044 यात्री केदारनाथ पहुंचे और 54,209 यात्री बाबा केदार के दर्शन कर लौटे। मगर 15 जून को आर्यन हेली कंपनी का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण पायलट सहित 7 लोगों की मौत के बाद डीजीसीए ने तत्काल प्रभाव से 2 दिन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी थी। तब से यहां किसी हेलीकॉप्टर ने उड़ान नहीं भरी है। इसी के साथ ही योगेश सेमवाल हमसे जुड़े हैं, आपसे जानेंगे क्या है पूरा मामला। बिल्कुल आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से
आपने भी बताया है कि 15 तारीख को यानी कि 15 जून को एक हेलीकॉप्टर हादसा हो गया था और उसमें 7 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद जांच बैठ गई थी, सस्पेंड कर दिए गए थे 2 और हेलीकॉप्टर जो पायलट थे उनको, क्योंकि 3 हेलीकॉप्टर एक साथ उड़े थे और उसमें से एक जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ऐसे में 2 पायलट को सस्पेंड कर दिया गया था और उसके बाद लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर क्या हुआ, क्यों हुआ। लेकिन उसके बाद 2 दिन के लिए जब सस्पेंड किया गया तो उसको आगे और बढ़ाया गया और धीरे धीरे आज देखा जा रहा है कि आज इसको लगभग 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं और अभी भी हेलीकॉप्टर संचालित नहीं हो रहे हैं। अब वैसे भी 22 तारीख तक का ही समय था, अब बरसात शुरू हो गई है, मानसून पहुंच चुका है और मानसून पहुंचने के बाद केदार घाटी में वैसे ही मौसम बहुत तेजी से बदलता है, तो मानसून के समय तो स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ऐसे में संचालन हेलीकॉप्टर का नहीं हो पाता है। अब ये सब तो एक तरफ है, दूसरा सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर संचालन क्यों नहीं हुआ पिछले जो इतने दिनों से 15 तारीख के बाद अभी तक क्यों संचालन नहीं हुआ। तो इसकी वजह यही बताई जा रही है खराब मौसम। शुरू में ये भी बताया जा रहा है कि कुछ जो हेलीकॉप्टर जो संचालक हैं वो नाराज हैं, क्योंकि केदार घाटी में ऐसा नहीं है कि हर समय मौसम खराब है, कभी कभी मौसम ठीक भी हो जा रहा है, अच्छा हो जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो हेलीकॉप्टर हैं वो संचालित नहीं हो रहे हैं। पर अब इतना जरूर है कि जो यात्री पहुंचे थे वहां पर, हजारों की संख्या में जो पहुंचे थे, लगभग 5 से 6 हजार जो पहुंचे थे, जो हेलीकॉप्टर से जाना चाहते थे बाबा केदार के दर पर, वो नहीं जा पाए और उनके लिए भी काफी ये खराब अनुभव रहा। लेकिन इतना जरूर है कि अब जब बरसात खत्म होगी उसके बाद ही संचालित हो पाएंगे हेलीकॉप्टर और देखने वाली बात होगी कि सरकार तब तक क्या स्थिति करती है, कैसे पूरी जो चीज है उसको सही सुधारती है। जी, 5400 से टिकट रद्द हो चुके हैं, तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है इससे? नहीं, आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो यात्री जो बहुत दूर दूर से आते हैं, विदेशों तक से यात्री आते हैं और वो आते हैं, वो अपना टिकट बुकिंग करा लेते हैं। टिकट की तो इतनी ज्यादा स्थिति खराब है कि लोगों को कई महीनों पहले टिकट बुकिंग कराना पड़ता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो 5000 का टिकट जो है वो 25-30 हजार रुपए में ब्लैक में खरीद के आ जाते हैं। क्योंकि ब्लैकिंग बहुत ज्यादा होती है, ब्लैक में मार्केट में बहुत ज्यादा टिकट बिकता है हेलीकॉप्टर के, और ऐसे में वो लोग जब यहाँ पे आते हैं और संचालित ही नहीं होता तो उन लोगों के लिए भी ये काफी खराब अनुभव रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि अब जो चीज घटी है, जिस तरह से घटना घटी पिछले कुछ समय से, कई हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुए, तो उसमें सब कुछ सामने आना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी भले यात्रियों को भेजा जाए। क्योंकि यात्री अगर हेलीकॉप्टर से नहीं जा रहे हैं तो वो लोग घोड़े से जा सकते हैं, अगर वो कि कई और भी तरीके हैं जाने के, अगर बाबा के दर पे उन्हें जाने के। लेकिन जिस तरह से हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, हेली कंपनियों पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो सही से संचालित नहीं कर रही है, तो ये सब चीजें जो है वो सही होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने खुद कहा है कि जांच सही से होना चाहिए, ताकि आने वाला जो समय है, जब दोबारा जब हेलीकॉप्टर उड़े तो वो कम से कम सुरक्षित हेलीकॉप्टर उड़ान भर सके। जी योगेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबरों पर, और सबसे बड़ी खबर ईरान और इजराइल का आज 9वां दिन जंग का। ईरान और इजराइल के बीच जंग आज 9वें दिन में प्रवेश कर गई। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले बिना रुके जारी हैं। इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को बिना रुके निशाना बना रही है, वहीं ईरान की मिसाइलों की जद में इजराइल का हॉस्पिटल भी आया है, जहां बड़ा नुकसान हुआ है। इन सब के बीच दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है, जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि अभी सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष में एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है? व्हाइट हाउस का कहना है कि नेगोशिएशन की संभावना के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। वहीं मिडिल ईस्ट संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया है। पुतिन ने यह साफ किया कि रूस और ईरान के बीच चल रही परमाणु साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम जारी है और वहां से कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ईरान को उसके वैध हितों की रक्षा के लिए पूरा समर्थन देता है, जिसमें शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग का पूरा अधिकार है। बताते चलें कि ईरान और इजराइल के बीच जंग आज 9वें दिन में प्रवेश कर रही है। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हवाई हमले बिना रुके जारी है।
इजराइल की मिसाइलें जहां ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों और इंडस्ट्रियल एरिया को बिना रुके निशाना बना रही है, वहीं ईरान की मिसाइलों की जद में इजराइल का हॉस्पिटल भी आया है, जिससे बड़ा नुकसान भी हुआ है। इन सब के बीच दोनों तरफ से हमला रिहायशी इलाकों में भी हो रहा है, जहां आम लोगों को जंग की कीमत चुकानी पड़ रही है। बड़ी बात यह है कि अभी सीज फायर का नामो निशान नजर नहीं आ रहा है। ईरान इजराइल संघर्ष में एक बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका जंग में कूदने जा रहा है। व्हाइट हाउस का कहना है नेगोशिएशन की संभावना के कारण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर फैसला करेंगे कि अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में शामिल होगा या नहीं। वहीं मिडिल ईस्ट संकट पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी बयान सामने आया है। पुतिन ने साफ किया कि रूस और ईरान के बीच चल रही परमाणु साझेदारी पूरी तरह सुरक्षित है। ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र में काम कर जारी है और वहां से कर्मचारियों को नहीं हटाया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ईरान को उसके वैध हितों की रक्षा के लिए पूरा समर्थन देता है। इसी के साथ ही हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। आपसे जानेंगे इस जंग को आप किस तरह देखते हैं, क्या ये तीसरी जंग में तब्दील हो जाएगी? सपना ये एक इंटन है तीसरे वर्ल्ड वार की। कल मैं आपको बता दूं, कल रात 30 बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान ने हमला किया। हाइफा फिर बहुत शक्तिशाली धमाके किए गए हैं, को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बदले में इजराइल ने भी ईरान पर हमले किए हैं और ईरान ने इजराइल के जितने भी न्यूक्लियर साइट हैं उनके पास हमले ज्यादा किए हैं, खासतौर से इस्फहान में हमले किए हैं और सेंट्रल ईरान में हमले किए हैं, जिसकी वजह से वहां पर 5.5 तीव्रता का भूकंप भी आया है। तो ऐसा माना जा रहा है कि इजराइल के हमलों की वजह से, ऐसा समझा जा रहा है, आशंका व्यक्त की जा रही है कि इजराइल के हमलों की वजह से जो भूमिगत न्यूक्लियर साइट हैं उसमें कोई विस्फोट हो गया है। हालांकि अभी तक IAEA, ईरान या इजराइल इनमें से किसी ने भी पुष्टि नहीं किए, लेकिन अचानक आए इस 5.5 तीव्रता के भूकंप ने सभी की हालत जो है बहुत खस्ता कर दी है और दोनों तरफ से भयंकर जंग चल रही है। हालांकि जब तक अमेरिका इस युद्ध में नहीं कूदता है तब तक तो तीसरे विश्व युद्ध की संभावना नहीं बनती है, लेकिन अगर अमेरिका इसमें कूद जाता है तो निश्चित रूप से ईरान के साथ जो है वो चीन और रसिया आएंगे और फिर तीसरे विश्व युद्ध की पूरी प्रबल संभावना बन जाएगी। जी सपना। ईरान और इजराइल जंग का आज 9वां दिन है। इजराइल ईरान में मिसाइल भी जंग जारी है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ है, अभी क्या स्थिति है? दोनों ओर से बहुत नुकसान हुआ है। हाइफा को सबसे ज्यादा, इजराइल को सबसे ज्यादा हाइफा में नुकसान हुआ है। हाइफा सबसे चर्चित और सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है। सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है इजराइल का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो हाइफा से होता है। इसीलिए ईरान ने इजराइल को आर्थिक रूप से भी चोट पहुंचाने के लिए हाइफा पर हमला किया है। भारत की नजर से ये जो जंग है बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, क्योंकि हाइफा में भारत के जो अपने अडानी हैं उनका पैसा लगा हुआ है, उन्होंने उस पोर्ट को विकसित किया है। इसी तरीके से ईरान की भी कई सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जिसमें भारत ने वहां पर निवेश किया हुआ है, खासतौर से चाबहार में। तो और ईरान से भारत तेल भी लेता है, तो ये इस तरीके से भारत के हितों का नुकसान ज्यादा हो रहा है। इन दोनों लोगों को तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन इस जंग से भारत को भी नुकसान हो रहा है, बाकी दुनिया को भी नुकसान होगा, घाटा होगा, लेकिन इजराइल और ईरान की जंग से भारत को सीधा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी सपना। जी राजीव जी, बहुत धन्यवाद आपका, और आपसे और भी जानकारी आगे लेंगे, तब तक बने रहिए। इजराइल ईरान से सुरक्षित लौटे हैं भारतीय पर्यटक। बताते चलें कि भारत सरकार के ऑपरेशन सिंदूर के तहत 290 भारतीय नागरिकों को शुक्रवार रात ईरान से सुरक्षित वापस भारत लाया गया। शनिवार तड़के करीब 3:30 पर एक अन्य विमान 56 भारतीयों को लेकर जेद्दा से दिल्ली पहुंचा। ये सभी जायरीन थे। अपने वतन सुरक्षित लौटने से ये लोग और उनके
परिवार बहुत खुश हैं। भारत लौटे एक शख्स ने बताया कि वो कश्मीर से है। ईरान में मिसाइल हमलों की वजह से पिछले 10 दिन से वो सो नहीं सका। उसकी बिल्डिंग के पास ही इजरायली मिसाइल भी गिरी। हमलों में इंडियन स्टूडेंट भी जख्मी हुए थे। हालांकि अब उनकी हालत ठीक है, वो भी हमारे साथ आ रहे हैं। ईरान से निकाले जाने पर उन्होंने तहे दिल से भारत सरकार का शुक्रिया अदा किया। बताते चलें, भारत सरकार के ऑपरेशन सिंधु के तहत 290 भारतीय नागरिकों को शुक्रवार रात ईरान से सुरक्षित भारत वापस लाया गया। शनिवार तड़के करीब 3:30 बजे एक अन्य विमान 56 भारतीयों को लेकर जेद्दा से दिल्ली पहुंचा। पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई। इससे दो न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता के पेशकश की भी सराहना की और कहा, जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकती। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मैं कितने भी युद्ध रोक लूं, कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। बताते चलें, पाकिस्तान सरकार ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान ट्रंप की कूटनीतिक पहल और मध्यस्थता ने एक बड़े युद्ध को टालने में मदद की। पाकिस्तानी सरकार ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा कि ट्रंप ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों से बात कर संघर्ष विराम में अहम भूमिका निभाई। इससे दो न्यूक्लियर ताकत वाले देशों के बीच युद्ध की आशंका टल गई। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर ट्रंप की मध्यस्थता के पेशकश की भी सराहना की और कहा, जब तक कश्मीर का हल नहीं निकलता तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति नहीं आ सकती। हालांकि ट्रंप ने कहा कि मैं कितने भी युद्ध रोक लूं और कुछ भी कर लूं, मुझे नोबेल नहीं मिलेगा। इसी के साथ ही ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे इनपुट हेड राजीव शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आपसे जानेंगे, क्या पाकिस्तान ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के नाम पर मक्खन लगा रहा है? सपना देखिए, ऐसा है कि मक्खनबाजी तो चल रही है, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि भारत ने किसी भी मध्यस्थता से इनकार किया है। भारत ने घोषित रूप से और औपचारिक रूप से ये कहा है कि कश्मीर भारत का ये द्विपक्षीय मामला है, इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता भारत को मंजूर नहीं है। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भले से कहे कि वो सीज फायर के लिए और ट्रंप की मध्यस्थता के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दे दिया जाए, जब भारत उसका विरोध कर रहा है, भारत ने कहा है कोई मध्यस्थता हुई ही नहीं है, तो ट्रंप इसके अधिकारी कैसे हो सकता है, या पाकिस्तान उन्हें नामित करने का अधिकारी कैसे हो सकता है? तो ये एक छलावा है। ये पाकिस्तान और अमेरिका की अपनी बुरा कुश्ती है कि वो ट्रंप को नामित करते हैं, ट्रंप को धन्यवाद बोलते हैं, फिर ट्रंप ये कहते हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। नहीं मिलने का कारण ये है कि भारत ने जब मध्यस्थता से इनकार ही कर दिया है, जब भारत ने कहा है कि किसी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया गया है, ना मध्यस्थता की गई है, तो फिर
उनका ये जो प्रयास है वो किस तरीके से सफल हो सकता है या संभव हो सकता है। तो स्थिति यह है सपना कि पाकिस्तान और जो अमेरिका है, खासतौर से जो ट्रंप है, उनके अपने कुछ निजी मामला हैं, को शायद मैं यहाँ बताना ठीक भी रहेगा। एक बिटकॉइन कंपनी है जिसमें ट्रंप के कुछ पारिवारिक जो सदस्य हैं उनका उसमें हिस्सा है, और ये बिटकॉइन कंपनी जो है वो पाकिस्तान में खुली गई है। पाकिस्तान में अघोषित रूप से $1 बिलियन का उस बिटकॉइन कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो ट्रंप ये निजी तौर पर पाकिस्तान का लाभ करना चाहते हैं, और पाकिस्तान भी निजी तौर पर ट्रंप को ये नामित करने की कोशिश कर रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी हमें ये जानकारी देने के लिए। जनपद चंदौली के थाना क्षेत्र के एवती गांव में बुधवार को एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें, जब आवास योजना के तहत दी गई सरकारी पट्टा भूमि पर अवैध रूप से मकान के साथ चर्च के निर्माण का प्रयास किया जा रहा था। मामला तब प्रकाश में आया जब ग्रामीणों को भनक लगी कि दलित समुदाय का एक लाभार्थी अपनी जमीन पर ईसाई मिशनरी के लोगों के साथ चर्च निर्माण की अनुमति दे चुका है। सूचना पाकर बड़ी संख्या में ग्रामीणों और हिंदूवादी संगठनों के लोग मौके पर पहुंचे और कार्य का विरोध किया। एवती गांव में हम लोगों को मालूम हुआ कल कि यहाँ एक चर्च बन रहा है, उसका एक कल उद्घाटन होने वाला है। तो ये धर्मांतरण का है जो अवैधानिक है और अराष्ट्रीय है और धार्मिक है, देश के विरुद्ध काम करने वाले लोग हैं। इस कार्य को रोकने के लिए उसकी जांच पड़ताल, जबकि मालूम हो गया कि यह जमीन किसी गरीब को आवंटित किया गया है रहने के लिए, और उसमें उसको चर्च बनवा रहे हैं सब भुलवा करके। कोई एनजीओ का है बनारस वाला ये कानून लेकर के चर्च बनवा रहा है। तब हम लोग आए थे इसकी जांच। ये है कि शासन तो इसमें योगी सरकार का इसमें तो लगा है, लेकिन निचले स्तर पर प्रशासनिक की थोड़ा सा अक्षमता और समाज में जागरूकता का अभाव है, जिसके कारण से लोग भ्रमित हो जा रहे हैं। कोई आकर के धन दे करके, प्रलोभन दे करके ये कर दे रहा है कि नहीं ईसाइयत जो है आपका रक्षा कर रहा है, उसमें फंस जा रहे हैं। इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं इसमें लगें, कम से कम से राष्ट्रीयता का भाव लोगों में रहे। ये पंथांतरण का काम न हो, क्योंकि पंथांतरण नहीं राष्ट्रांतरण हो जाता है। हम सब लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं कि गांव-गांव में कम से कम कुछ लोग ऐसे वर्ग लोग आगे आवें कि देश को समझें, धर्म को समझें, अपने धर्म को छोड़कर न जाएं। जो भी अपनी कमी है हम लोग आपस में बैठ करके, ईसाइयत जो हमारे देश को बराबर लूटा है, जिसने इस धर्म को 2 शताब्दियों तक लूट करके अपने देश को उन्होंने बढ़ाया, वो इस देश को क्या रक्षा दे सकता है? जितना लूटे हैं धन वहीं वापस कर दें तो गरीबी तो अपने आप जिसके दूर। जहाँ ग्राम प्रधान ने एक आदमी को पट्टे पर जमीन दी थी और यहाँ चर्च बनने का काम चल रहा है। संदेश यही देना चाहते हैं कि यहाँ कोई चर्च नहीं बनेगा। ऐसा होता है तो फिर आगे आप लोग की कार्रवाई क्या रहेगी? कानूनी कार्रवाई किया जाएगा, इनका पट्टा निरस्त कराया जाएगा। धीना थाना क्षेत्र अंतर्गत एवती गांव में बता दें, सरकारी योजना के तहत आवंटित की गई भूमि को गरीब व्यक्ति और ईसाई मिशनरी द्वारा मिलकर चर्च निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। लोगों के हो हल्ला के बाद मौके पे हिंदूवादी संगठन पहुंचे और इस चर्च निर्माण का विरोध व्यापक रूप में हुआ। हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद पूरे मामले में मौके पे पहुंची पुलिस ने दस्तावेजों की जांच कर यह पाया कि ये गरीब व्यक्ति को आवास योजना के तहत भूमि आवंटित की गई थी, लिहाजा चर्च के ढांचे को गिराते हुए आगे की कार्रवाई में जुट गई। वहीं लोगों के आरोप की माने तो इस पूरे मामले में उस व्यक्ति द्वारा गांव के कई लोगों का धर्म परिवर्तन का भी मामला सामने आया है। फिलहाल हिंदूवादी संगठनों के विरोध और लोगों के आक्रोश के बाद गांव में पहुंचे एसडीएम और सीओ सकलडीहा ने पूरे प्रकरण की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कई लोगों के दस्तावेज को खंगालने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। हालांकि पूरे मामले पे अभी किसी भी आधिकारिक बयान की पुष्टि सामने नहीं आई है। हालांकि ये देखना लाजमी होगा कि धर्म परिवर्तन और लव जिहाद जैसे मुद्दों
पर त्वरित कार्रवाई करने वाली योगी सरकार और जिला प्रशासन इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई अमल में लाती है। सहयोगी अभिमन्यु के साथ ओपी श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, चंदौली। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।